Hello students, welcome to today's lecture. So in this lecture we are going to discuss about the electromagnetic waves, classical theory of electromagnetic radiations. So let us see. So first of all we will discuss the some terms related to waves. This is a wave. So the maximum displacement, upward displacement of a wave is known as crest. Crest, maximum crest is the maximum upward displacement of the wave. Trough, ये मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रफ. सो मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज ट्रफ. अब देखो अपने पास ये जो है, जो इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड. maximum displacement of a crust or trough. crust और trough के maximum displacement को क्या बोलेंगे हम? amplitude. now wavelength, distance between two adjacent crust or trough. Wavelength is the distance between two adjacent crust or trough. दो एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ. उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे. लैम्डा इज द साइन टू रिप्रेजेंट द वेवलेंथ. अब ये देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स जाती है उसको बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू. इट इज द नंबर ऑफ वेव्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड. crossing a particular point in 1 second. So nu equals to reciprocal of time. तो इसकी यूनिट क्या होगी अपने पास? यूनिट विल बी सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज. hz हर्ट्ज. वेलोसिटी velocity is the wavelength upon time. Ratio of wavelength to the time ratio. So V equals to lambda by T. उसके बाद वेव नंबर. इसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे. वेव नंबर रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बार. तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर. reciprocal of wavelength is known as
wave number. So nu equals to, we can write 1 by lambda. 1 by lambda will give you the wave number. Now relation between speed of light, wavelength and frequency. Speed of light is represented by c, wavelength by lambda, and frequency nu. So nu equals to c by lambda. It is the ratio of speed of light to the wavelength, is known as frequency. So nu equals to c by lambda. अब देखो ये वेव थ्योरी, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. given by Maxwell. EM वेव थ्योरी मैक्सवेल ने दी थी. तो ये EM वेव थ्योरी क्या कहती है अपने लोग को? गिवन बाय मैक्सवेल. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इट्स पोस्टुलेट्स, जैसे ये अपने पास एक वेव है. फर्स्ट जो वेव के बारे में क्या बोलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी? दैट इन EM वेव्स, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम EM वेव्स बोलेंगे. इन EM वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इन EM वेव्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड are perpendicular to, in electromagnetic waves electric and magnetic field are perpendicular to each other along the direction of propagation. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से लिख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को M से. तो वो दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. फॉर एग्जांपल ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो इसका परपेंडिकुलर, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया. तो इसका परपेंडिकुलर मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा. इसको अपन ऐसे इलस्ट्रेट कर देंगे इसमें. तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये किसका डायरेक्शन हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का. तो वो दोनों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर along the direction of propagation. अब देखो नेक्स्ट सेकंड, जो EM वेव्स होंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इनको किसी मीडियम, जैसे साउंड है अपन बोल रहे हैं तो साउंड के लिए मतलब उसको मीडियम चाहिए बोलने के लिए. तो साउंड वेव्स आर नॉट EM वेव्स. तो यार इसी के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि EM वेव्स किसी भी दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन. EM waves any medium for propagation. अब देखो मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम जिस स्पीड से ये चल सकती है वो इक्वल्स टू होगा स्पीड ऑफ लाइट. दैट इज EM waves
मैक्सिमम स्पीड विद विच EM वेव्स कैन ट्रेवल इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। वो लाइट की स्पीड के बराबर होगी मैक्सिमम स्पीड, बाकी उनसे लेस ही होगी। अब देखो इसका कंक्लूजन क्या है वेव थ्योरी का। कंक्लूजन ऑफ ये कंक्लूजन ऑफ वेव थ्योरी बोलता है एनर्जी इज द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम अ स्पेसिफिक सोर्स। वेव थ्योरी इज रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट मतलब रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है वो क्या होगी, एमिटेड कंटिन्यूअसली। जो रेडिएशंस की रेडिएंट एनर्जी होगी वो कंटिन्यूअसली एमिट होगी एंड द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी and energy is directly proportional to the intensity. This is the classical wave theory कि एनर्जी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होगी। बट देयर आर, जो ये कंसेप्ट है इसका, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये कुछ फैक्टर्स को तो एक्सप्लेन कर सकता है इजीली। इट कैन एक्सप्लेन it can explain the phenomenon of diffraction and interference. Diffraction means bending of light through an obstacle. ऑब्स्टेकल से लाइट की बेंडिंग होना, वो उसको बोलते हैं डिफ्रेक्शन। तो वो इन रिजल्ट से एक्सप्लेन किया जा सकता है, फिजिक्स के अंदर वेव ऑप्टिक्स में आएंगे। और इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस मतलब दो वेव्स हैं, डिफरेंट दो वेव्स हैं और उनकी जो दो वेव्स जब कंबाइन होते हैं तो उनका वेक्टर सम उनके नेट इंटेंसिटी के बराबर एक्सप्लेन कर देगा, उनका वेक्टर सम के बराबर होगा इंटरफेरेंस। दैट इज टू कंबाइनिंग वेव्स इनसे इनका वेक्टर सम निकाल के नेट रिजल्टेंट निकाल लेंगे। वेक्टर सम गिव द रिजल्टेंट, तो उस फिनोमिनन को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। So these two phenomena can be easily explained by the classical wave theory, but however there are certain exceptions which cannot be explained by classical wave theory. So exceptions to wave theory. वेव थ्योरी के एक्सेप्शंस, फर्स्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है, ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर होती है। तो उससे पहले हम इस वेव थ्योरी को अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे अपने पास कोई आयरन रोड है और आयरन रोड को वी स्टार्टेड हीटिंग, उसकी हीटिंग करानी स्टार्ट कर दी हमने। तो इनिशियली क्या होगा, वो डल रेड होगी आयरन रोड, डल रेड के बाद क्या हो जाएगी, वो ब्राइट रेड के बाद ऑरेंज के बाद येलो, वाइट, ब्लू। तो क्या कह सकते हैं हम कि ये कलर चेंज हो रहा है ऑन हीटिंग और विद इंक्रीज इन heating, color of the
रोड चेंजेस, जो आयरन रोड है, आयरन रोड का कलर चेंज हो रहा है, तो कलर चेंज हो रहा है तो व्हाट डज इट इंडिकेट, कलर चेंज हो रहा है मतलब हीट कराए जा रहे हैं हम, इंटेंसिटी चेंज करे जा रहे हैं, तो जो एनर्जी, जो एमिटेड रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो कलर चेंज हो रहा है, इट मींस डिफरेंट कलर है, डिफरेंट वेवलेंथ, तो वो एनर्जी क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को एमिट कर रही है। तो व्हाट डज इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स different radiations different color emits radiations of different wavelength। जो अलग अलग कलर है अपने पास वो अलग अलग कलर, अलग अलग रेडिएशंस की, अलग अलग रेडिएशंस जो है उनका अलग अलग कलर है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस एमिट कर रहे हैं। इसका मतलब एनर्जी जो है कहीं ना कहीं वेवलेंथ से रिलेटेड है। तो ये क्या कह रही है थ्योरी, वेव थ्योरी सेइंग दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो हम इंटेंसिटी तो इंक्रीज करे जा रहे हैं, तो ऐसा कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये ब्लैक बॉडी के अंदर ऐसे एक्सपीरियंस नहीं होंगे। फॉर अ ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के अंदर क्या होता है, black body is a perfect absorber and perfect emitter। ये जितनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, जितनी रेडिएशंस को एमिट कर देती है ब्लैक बॉडी। तो इसकी हम इंटेंसिटी की वेवलेंथ के साथ प्लॉट करें तो इंटेंसिटी वेवलेंथ के ऊपर इनिशियली ऐसा कर्व आएगा इसका T1 टेम्परेचर पे, कि पहले तो देखो इंटेंसिटी इंक्रीज, जब वेवलेंथ इधर हम बढ़े जा रही है तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंटेंसिटी पहले इंक्रीज हो रही है और फिर डाउनवर्ड्स डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ रही है। फिर टेम्परेचर को T2 कर दिया हमने, तो टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1। तो देखो टेम्परेचर हाई कर दिया, तो हाई करने से इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, लेकिन जो नेचर है, नेचर ऑफ द कर्व रिमेन सेम, कि पहले इंटेंसिटी को इंक्रीज की, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, फिर फर्दर इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो इंटेंसिटी क्या होती है आगे उनकी कम। तो इसका मतलब जो एनर्जी है, एनर्जी इस थ्योरी के व्याप, इस जो ब्लैक बॉडी के व्याप पे वी कैन से कि एनर्जी इनकी इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी बट डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ। क्योंकि डल रेड है तो डल रेड की यहाँ पे वेवलेंथ मैक्सिमम लैम्डा होगा, और जो लास्ट में कैसा हो गया ब्लू, ब्लू का क्या होगा मिनिमम लैम्डा। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, तो इसका लैम्डा कम है तो इनकी एनर्जी ज्यादा, इसका लैम्डा ज्यादा है तो इसकी एनर्जी कम। इसका मतलब एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ। सो दीज आर द रिजल्ट्स रिलेटेड टू द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। नाउ सेकंड, photoelectric effect। ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या है? फोटोइलेक्ट्रिक मींस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency strikes on it। That is emission of electrons from the emission of electrons from the surface of a metal when light of suitable frequency strikes on it। देखो इसमें क्या होगा, हम एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लेंगे,
photo, this photo word is related to light, means when light energy produces electrical changes. तो ये यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट है. और आगे डिटेक्टर है. ये डिटेक्टर पॉजिटिव टर्मिनल को बोलेंगे हम डिटेक्टर, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे उनके मूवमेंट को यहाँ से डिटेक्ट करेगा. तो इसके अंदर दिस वाज परफॉर्म्ड बाय हर्ट्ज. हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था 80s में, 1800 सेंचुरी के अंदर. तो इसमें क्या था कि जब सनलाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब स्ट्राइक कर रही थी इस मेटल की सरफेस के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले. अब देखो हम पूछेंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं फिर इसको, यहाँ पे इस चैप्टर से क्या रिलेशन है. तो हम जानना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम के अंदर, किस तरीके कितनी उनकी एनर्जी है वहाँ पे. तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये जो रिजल्ट्स थे दीज आर द कॉन्ट्रडिक्शंस टू द क्लासिकल वेव थ्योरी. तो उसके ब्याह पे ये फर्दर डेप्थ में जाएंगे. तो इसके क्या देखे रिजल्ट्स ये देखा कि जैसे ही लाइट इस मेटल की सरफेस के ऊपर पड़ी, ये फोटो एक्टिव मेटल है, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम. तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक मेटल की जो प्लेट है, इसके अंदर क्या है कि जैसे ही सनलाइट ने स्ट्राइक किया तो इमीडिएटली इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड आउट. मींस देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ द सनलाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. As soon as light strikes light of suitable frequency strikes on the surface of metal, when electrons are ejected out. जैसे ही लाइट ने स्ट्राइक किया उसकी सरफेस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड आउट. तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले. तो क्या मतलब हुआ इसका कि इट इंडिकेट्स नो टाइम लैग between receiving of light and ejection of photoelectrons. इनको हम जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड होंगे उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे. क्यों बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स? बिकॉज फोटो वर्ड इज रिलेटेड टू लाइट, सो दे आर इंजेक्टेड बाय लाइट. Second, as the intensity of light increases, जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसके अंदर नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज होंगे. However, there is no change in the energy of the electrons. So, as the intensity of light increases, intensity of light क्या होगी? Increases. Then number of ejected photoelectrons increases, but there is no change in their kinetic energy. और जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन है वो दैट विल अकर अबव सूटेबल फ्रीक्वेंसी. तो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो उसको इसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल. मतलब उसके ऊपर ही होगा. इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is possible
above suitable frequency known as threshold frequency, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के नीचे इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो ये रिजल्ट्स हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किए। अब उसके बाद जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इन रिजल्ट्स को, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेगी। अब देखो इसमें हम ये जो पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस देन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस बट नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इंटेंसिटी बढ़ रही है तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है तो मतलब दे आर द फॉर्म ऑफ एमिटेड रेडिएशंस। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, केवल नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ रहा है एंड नो इफेक्ट ऑन देयर एनर्जी। सो इट मींस दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द क्लासिकल वेव थ्योरी। Now in 1901, Max Planck gave Planck's quantum theory. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि एनर्जी विच वी आर रिसीविंग फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी जो रेडिएंट सोर्स से, रेडिएशन से हमारे को एनर्जी मिल रही है, दैट इज नॉट कंटिन्यूस। मतलब दिस इज कंप्लीटली इन अपोजिशन विद द क्लासिकल वेव थ्योरी। वो क्या बोल रही थी कि एनर्जी एमिट जो हो रही है किसी भी सोर्स से वो कंटिन्यूस है, और ये क्या बोल रही थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी विच वी आर रेडिएंट एनर्जी which we are receiving from any source is not continuous but it is discontinuous in the form of small packets of energy known as quanta. It states that radiant energy from any source is not continuous but discontinuous in the form of एनर्जी जो किसी भी सोर्स से आ रही है इज नॉट कंटिन्यूस बट डिसकंटिन्यूस इन द फॉर्म ऑफ it states that radiant energy from any source is not continuous but discontinuous in the form of small packets of energy known as quanta. उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे, क्वांटा बोलेंगे, डिस्क्रीट पैकेट्स, डिस्क्रीट पैकेट्स। जैसे ये सन है अपने पास, दिस इज सन, तो सन से जो एनर्जी मिल रही है हमारे को वो ऐसे डिसकंटिन्यूअसली आ रही है छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में। इन पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम, क्वांटा। ग्रुप ऑफ पैकेट्स को क्वांटा, और सिंगल पैकेट को, सिंगल पैकेट के लिए हम टर्म यूज करते हैं क्वांटम, और लाइट के केस में इनको बोलते हैं फोटॉन्स। लाइट के केस में क्या बोलेंगे इनको हम, फोटॉन्स। जो डिसकंटिन्यूअसली आ रहे हैं हमारे पास इज नोन एज क्वांटा। अब ये जो क्वांटा है, इसके जो डिफरेंट पोस्टुलेट्स है मैक्स प्लैंक थ्योरी के, ये जो क्वांटा है, एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस। एनर्जी ऑफ अ क्वांटम is directly proportional to the
energy of quantum is directly proportional to the frequency of radiations. So energy is directly proportional to frequency. Directly proportional का साइन हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, constant E equals to h nu, और h को we call it as Planck's constant. h is Planck's constant और इसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल into सेकेंड. सो एक तो एनर्जी हमारे पास छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आ रही है जिनको हम क्वांटा बोलेंगे, और उन पैकेट्स की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. फॉर एन क्वांटम, फॉर एन क्वांटा के लिए एनर्जी इज इक्वल्स टू एन एच न्यू. दिस इज होल नंबर, एन इज द होल नंबर मल्टीपल में होगा. ये जो हर क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो उसके होल नंबर मल्टीपल में हम मल्टीप्लाई करते हैं. जो भी एन का फैक्टर होगा, जितने भी क्वांटम होंगे उनकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय एन. उसके बाद दिस नंबर ऑफ क्वांटास, दे जो नंबर, इनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन द जो एनर्जी है. एनर्जी ऑफ क्वांटा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. अब देखो हाउ इट इज रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी. जैसे ये एनर्जी से इंक्रीज हो रहा है, अब इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेट करेंगे मैक्स प्लैंक थ्योरी को. तो एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट P. तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे हमने पढ़ा ये काइनेटिक एनर्जी है और ये फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशंस. काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस. देखो अब ये बोल रहा है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. तो इसका मतलब अपना जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा. इतनी एनर्जी, ये जो न्यू नोट है, न्यू नोट होगा इसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट पॉसिबल. मिनिमम वैल्यू ऑफ below which ejection of फोटो इलेक्ट्रॉन्स नॉट पॉसिबल. इसके नीचे इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं होगा. इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी होता है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो इंक्रीज. अब देखो इंटेंसिटी के साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं. काइनेटिक एनर्जी वर्सेस इंटेंसिटी. देखो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. इधर इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी. K remains constant. That is kinetic energy remains constant. That is, it is independent on intensity but dependent on frequency as we have proved. तो frequency पे depend करेगी. तो intensity के ब्याह पे number of ejected electrons बढ़ेगा. अब जो quantization of charge है, quantization of charge क्या होता है, Q equals to NE. चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. Q इक्वल्स टू Ne. तो चार्ज बढ़ेगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और Q इक्वल्स टू क्या होता है, IT.
करंट इनटू टाइम। तो करंट, फोटो करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एंड द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटो करंट। तो फोटो करंट की वैल्यू बढ़ सकती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी रिमेंस सेम। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे हम फोटो करंट। सो इंटेंसिटी इंक्रीजेस, तो इंटेंसिटी क्या हो सकती है? हम क्या बोल सकते हैं? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? करंट के। करंट की वैल्यू उससे इंक्रीज हो सकती है, लेकिन क्या रहेगी? जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन सेट करेंगे अपन। तो काइनेटिक एनर्जी equals to h nu minus h nu naught। देखो दिस इज द एनर्जी ऑफ, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, इंसिडेंट रेडिएशंस की एनर्जी। और ये क्या है? इसको बोलेंगे हम वर्क फंक्शन। मतलब इतनी एनर्जी जो मेटल है वो एक्टिवेट होने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराने के लिए पहले एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन पॉसिबल होगा। मींस वर्क फंक्शन, दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय मेटल। इसका मतलब इसका जो ये वर्क फंक्शन है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल, कि किस में कितने इजीली इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाएंगे। तो व्हाट वी कैन से, दिस वर्क फंक्शन इसको ऐसे पुट कर सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाई माइनस फाई नॉट। और इस काइनेटिक एनर्जी को क्या पुट कर सकते हैं? हाफ mv स्क्वायर। सो वर्क फंक्शन फाई नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मेटल। मेटल के नेचर के ऊपर ये डिपेंड करेगा। लाइक फोटो जो मेटल्स यूज करते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, दीज मेटल्स यूज्ड। तो मतलब जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होंगे तो उनके अंदर वर्क फंक्शन उनका लोअर होगा। तो क्या कह सकते हैं हम कि यही एलिमेंट्स क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं? बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, दे कैन बी इजीली लूज्ड बिकॉज their electrons are loosely bound and can be given out easily वो eject out हो सकते हैं। तो अब देखो अपने पास इसके टू डिफरेंट केसेस बन गए कि इफ केस नंबर 1, इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट, और फर्स्ट केस में न्यू इज लेस देन न्यू नोट, तो दिस इंप्लाइज, इससे क्या कह सकते हैं हम? एच न्यू विल बी लेस देन एच न्यू नोट। मतलब वर्क फंक्शन मेटल का ज्यादा है। इट मीन्स what we can conclude, ejection of photoelectrons not possible, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। सेकेंड केस, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नोट, तो इससे क्या कह सकते हैं? एच न्यू विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन एच न्यू नोट। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? यहाँ से काइनेटिक एनर्जी विल बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। सो नेक्स्ट जो अपने पास इसके अंदर इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
इनके साथ जो वेरिएशंस है, ग्राफिकल वेरिएशंस एंड द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फोटो करंट, we are going to discuss in the next lecture. So thank you.